Good morning, students. Welcome to Geo class. Today we are going to study our first chapter, that is Resources and Development. We have studied this chapter in class 8. But the only difference here is कि हम लोग जो हैं इस चैप्टर को क्लास 10th में थोड़ा डिटेल में और स्टडी करेंगे. In this chapter we will study what is resource, classification, planning and development of resource. Then we will talk about Rio Summit 1992 and Agenda 21. और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, लैंड रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, उसके पैटर्न यूज, उसका डिफरेंट यूजेस कैसे हमें उसको यूज़ करना चाहिए. देन लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है. देन सॉइल इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल का इरोजन क्यों होता है, फिर उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज रिसोर्स? एवरीथिंग available in our environment which can be used to satisfy our needs is called resource. ये एक फॉर्मल सी डेफिनेशन है जो कि हमने क्लास 8th में पढ़ी हुई है. अब इसके एग्जाम्पल्स भी हमने एक सिंपल एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं, लाइक लैंड, वाटर, एयर, विंड, फॉसिल फ्यूल्स एटसेट्रा. अब ये देखिए आप कि जो लैंड है ये रिसोर्स कैसे है, या वाटर रिसोर्स कैसे है, एयर रिसोर्स कैसे है. कोई भी हम एग्जाम्पल देते हैं तो हमें पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर चीज़ रिसोर्स बन कैसे गई. तो इसके लिए 3 क्राइटेरियाज या 3 स्पेसिफिक रूल्स बने हुए हैं कि अगर ये चीज़ इन तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है तभी ये चीज़ रिसोर्स कहलाएगी. नाउ व्हाट आर दोज क्राइटेरियाज? वो क्राइटेरिया हैं, अ थिंग और अ मटीरियल शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब है ये हमारे जो आज की टेक्नोलॉजी है, एट प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी है उससे हम इसे निकाल सकें, जहाँ पर भी वो पर्टिकुलर चीज़ मौजूद है जिसको हम रिसोर्स कह रहे हैं या बनाना चाहते हैं वो हम निकाल सकें. इकोनॉमिकली फिजिबल. अब इकोनॉमिक तो आपको पता है, फिजिबल का मतलब होता है संभव होना या इजीली वो पर्टिकुलर काम हो जाए. तो इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है पैसे के माध्यम से वो हमारे लिए इजी हो जाए. अब जैसे कि मान लो हमें कोई चीज़ रिसोर्स कोई चीज़ हमें कहीं से एक्सट्रैक्ट करनी है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी. अब वो इकोनॉमिकली फिजिबल कैसी होगी? हमारे पास पैसा होना चाहिए ना, पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ज़रूरी है और फिर बाद में हमें उससे प्रॉफिट कमाना होता है. तो अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल है. बाद में हम उससे जब प्रॉफिट कमाएंगे फिर हम उसे मार्केट में बेचेंगे तो वो बाकी अदर पीपल्स के लिए वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो जाएगा. देन थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. अब हमारा समाज भी जो हम जिस चीज़ को हम रिसोर्स बनाना चाहते हैं, अगर वो हमारा समाज कहता है कि हाँ ये हमें काम करना चाहिए, सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है, तब उसको हम कहते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमें अच्छे से समझने में हेल्प करेगा कि ये तीनों क्राइटेरिया किसी पर्टिकुलर मटेरियल को रिसोर्स बनाने में कैसे हेल्पफुल है, कि कोई मटेरियल कैसे रिसोर्स बन सकता है. अब मान लो एक टेम्पल है हमारी लोकल कम्युनिटी का और काफ़ी फेमस टेम्पल है. उसके नीचे पता चलता है कि क्रूड ऑयल का भंडार है, किसी ने हमें बताया, तो हमने अपनी गवर्नमेंट को बताया. अब गवर्नमेंट एग्री है कि भी हाँ ठीक है वहाँ क्रूड ऑयल है, चलो इसको देखते हैं, हमें निकालना है, उसको वहाँ से निकाला जाए. सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि उसको निकाल सके. अब टेक्नोलॉजी का सबसे पहला काम क्या होता है कि टेक्नोलॉजी होगी तो इन्वेंट्री डिटेल बनेगी. इन्वेंट्री डिटेल कैसे बनेगी? ये पता चलेगा कि कितनी डेप्थ में है क्रूड ऑयल, किस क्वालिटी का है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने एरिया में फैला हुआ है, एंड सो ऑन. अब ये टेक्नोलॉजी प्रेजेंट होगी हमारे पास तब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि हाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी है, देन विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल. क्या हमारे पास इतना पैसा है जो कि हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें, कि बाद में उसका जो इन्वेंट्री डिटेल में उसमें हमारा खर्चा भी आता है कि भी हम इतना डेप्थ में जाएंगे और इतना हमारा मैन पावर लगेगा, मैकेनिकल पावर लगेगी, इतना ट्रांसपोर्ट लगेगा, तो टोटल अमाउंट इतना आएगा उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए. ठीक है. अब अगर हमारे पास वो पैसा होगा उतना जितना हमारा इन्वेंट्री डिटेल के उसमें आया है
कि भाई हाँ इतना पैसा, जो मान लो 10 लाख का एस्टिमेट बैठता है तो हमारी पॉकेट में 10 लाख होना चाहिए, तब वो इकोनॉमिकली फिजिबल है उस टाइम। अगर ये है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का मनी है तो ये सेकंड क्राइटेरिया भी ओके है। फिर थर्ड, कल्चरली एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये क्रूड ऑयल का जो भंडार है वो कहाँ पर है, एक टेम्पल के नीचे है। अब टेम्पल से हमारी जो कम्युनिटी लेवल की, और काफ़ी फेमस टेम्पल है ये, सबकी आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ धर्म कर्म के कार्य होते हैं। अब वहाँ पर सब क्या एग्री होंगे कि उस टेम्पल को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, या उस टेम्पल में खुदाई की जाए, वहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाए? तो इसमें इससे क्या है, जो आस्था जुड़ी हुई है वो कहीं हद तक हर्ट होगी लोगों की। तो पहले हमें कल्चरली एक्सेप्टेबल भी बनाना ज़रूरी है। अब अगर कल्चर मान जाता है कि हाँ इतना, जो जब उनको समझाया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट ऐसे काम करेगा, इससे इतना इतना फ़ायदा होगा हमें, अगर लोग समझ जाते हैं भाई, तो फिर ठीक है, तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल माना जाएगा। तो ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिए इसने। अब हम इसको एक रिसोर्स मान सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इसको और अच्छे से आप क्लियर हो जाएगा अब आपको। अब जो हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया है, फिर लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, तो अब घर बैठे कैसे पढ़ाई हो, क्योंकि स्कूल भी बंद हो चुके हैं। तो क्या जो आपको घर बैठ के पढ़ना है, और जो आपको अपने टीचर से लेक्चर्स लेने हैं, जो आप क्लासेस अटेंड करते थे कोचिंग क्लासेस में, वो आपको काफ़ी बेनिफिट देता था स्कूल की क्लासेस के बाद भी। अब आपको घर बैठे वही कोचिंग क्लासेस लेनी है, तो क्या ये आप घर बैठ के टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं, क्योंकि आप लोग जो ये कोचिंग क्लासेस हैं ये इजीली नेटवर्क इंटरनेट की वजह से इजीली आपके डिवाइसेस पे एक्सेसिबल है। तो अब ये क्या है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड, इकोनॉमिकली फिजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इस समय आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस घर बैठे ये फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल है आपके लिए। फिर इन फ्यूचर जो आप कोचिंग क्लासेस की जो लमसम अमाउंट देते हो वो भी आपको इंस्टॉलमेंट्स में देना है, अगेन इट इज़ अ बूम। तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल बिल्कुल है। देन थर्ड इज, क्या ये कल्चरली एक्सेप्टेबल है? अगेन द आंसर इज यस, क्योंकि ये आपके पेरेंट्स के द्वारा भी एक्सेप्टेड है। आज हमारा सोशल मीडिया भी इसको अप्रूवल दे रहा है कि हाँ ये बहुत बढ़िया काम है। आपका कल्चर, हर कोई इसको थम्स अप कर रहे हैं, तो ये कल्चरली एक्सेप्टेड है। सो अगेन क्राइटेरिया जो है एक थिंग को, एक पर्टिकुलर चीज़ को, जो आपकी एजुकेशन है, वो अब आपका ऑनलाइन रिसोर्स बन गया है। तो अब तक अगर हमारे दिमाग में ये थिंकिंग है कि रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, तो अब इस थिंकिंग को हमने थोड़ा सा चेंज करना है कि रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। थिंग्स या मटेरियल जो अवेलेबल है नेचर में वो फ्री गिफ्ट हैं। उनको रिसोर्स सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं? ह्यूमन बीइंग्स पहले नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, फिर वो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं, फिर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वो उस पर्टिकुलर चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक वैल्यूएबल या यूजफुल मटेरियल, जिसे हम रिसोर्स कहते हैं। तो अब ये आपके सामने एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन दिखाया गया है। तो इट्स वेरी क्लियर टू यू नाउ कि human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. Now have a look to this flow chart of classification of resources जो कि हमने क्लास 8th में पढ़ा था। हमने क्लास 8th में क्या पढ़ा था? इट्स जस्ट अ रिकैप कि रिसोर्सेज जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। अब in terms of human resources, it is simply the quantity, quality, the structure, the institutions that is useful. And whereas under natural resources, we talk about 2 types of resources: renewable resources, which run from one generation to another generation, and non-renewable resources, which are you can say gets depleted after the use. And non-renewable resources are further divided into 2 subcategories:
recyclable and non-recyclable resources. And renewable resources are also further divided into two subcategories: continuous resources or flow resources, and the biological resources. Now again, the biological resources are of two types: natural vegetation and wildlife. So this is just the basic classification of resources. Now we will study the classification of natural resources. Natural resources are broadly classified in four categories. First, on the basis of origin; second, on the basis of exhaustibility; third, on the basis of ownership; and fourth, on the basis of development. So let's move with the first classification, that is on the basis of origin. On the basis of origin, natural resources are of two types: biotic resources and abiotic resources. The word biotic, अब इस वर्ड में क्या है, बायो वर्ड आ रहा है. बायो का मतलब लाइफ. तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे इकोस्फीयर यानी कि लिविंग एंड ऑर्गेनिक मैटर से हमें मिलते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट है, अदर मटेरियल्स जो कि इनसे हमें मिलते हैं. फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम, ऑयल और कोल, ये भी बायोटिक रिसोर्सेज में ही आते हैं क्योंकि दे आर जनरेटेड फ्रॉम डिकेड ऑर्गेनिक मैटर. नाउ एबायोटिक रिसोर्सेज. एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन ऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग मटेरियल से हमें मिलते हैं, लाइक वाटर, लैंड, एयर, टेम्परेचर, रेनफॉल, हैवी मेटल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. तो अभी एक बार इनकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज और एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज की. Biotic natural resources are the ones that comes from ecosphere, organic and living material. For example, animal, forests and other materials obtained from them. Fossil fuels such as petroleum, oil and coal are also included in this group because they are generated from decayed organic matter. And abiotic natural resources are the ones that comes from non-organic and non-living materials. For example, water, air, soil, sunlight and minerals. Now on the basis of exhaustibility, natural resources are further divided in two categories: renewable resources and non-renewable resources. अब renewable resources कौन से होते हैं? These are those resources which can be reused और replenish. अब क्या है, ये वो resources हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी. अब मान लो आपने अपने घर पे सोलर पैनल लगाया और सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हो. आप अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर एनर्जी से लाइट जला रहे हो, घर में खाना बना रहे हो सोलर इक्विपमेंट्स के थ्रू. तो ऐसा नहीं है कि आपने सोलर एनर्जी यूज़ की और सोलर एनर्जी ख़त्म हो गई. नहीं हो सकती है. क्यों? क्योंकि शाम हो गई, रात हो गई, तो अगले दिन फिर सुबह सन आ गया, सोलर एनर्जी फिर से है हमारे पास. तो इस तरीके से ये एनर्जी ख़त्म नहीं होती. अब ऐसी विंड एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी हमारे पास बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, उससे ख़त्म नहीं होगी. मान लो विंड से हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं विंड मिल के थ्रू, तो क्या विंड एनर्जी ख़त्म हो जाएगी? नहीं. वाटर है, वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. अब पानी ख़त्म तो नहीं हो जाता जब बिजली बन जाती है. तो पानी का क्या रोल है? वो जितनी ऊंचाई से, जितनी हाइट से और जितनी स्पीड से गिरता है उतनी ही स्पीड से वो टरबाइन घुमाता है. बस उसका सिर्फ ये काम है. अब टरबाइन जितनी स्पीड से घूमेगा उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. लेकिन पानी को तो उसने कहीं नहीं फिनिश किया है, ना पानी फिनिश हुआ. तो ऐसे ही वाटर भी एक ऐसे ही रिन्यूएबल रिसोर्स है. तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होती है, लेकिन इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई होती है. ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं क्योंकि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं. और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि इनका जो एट द टाइम ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन कार्बन एमिशन लेवल काफ़ी लो होता है, ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है. इसलिए ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं. और इनकी अवेलेबिलिटी, दे आर अवेलेबल इन एबंडेंट. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम समझते हैं कि ये कैसे रिसोर्सेज हैं. ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको कि हम एक बार यूज़ करने के बाद
वो ख़त्म हो जाते हैं, वो रिप्लेनिश नहीं होते, उनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। वंस यूज्ड मीन्स डिप्लीट हो चुके वो, तो हमें उसके बाद दोबारा से कोई दूसरा सोर्स ढूंढना पड़ता है अगर एक बार उसका डिप्लीशन हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, कोल ले लो आप। अब आपकी ही जो है ये सोसाइटी, जिस जगह आप रहते हो उस कॉम्प्लेक्स में आपने कभी प्रेस वाले अंकल देखे हैं, धोबी अंकल? उनकी जो कोयले की प्रेस है, मैक्सिमम यहाँ पे मैंने देखे हैं कि वो कोयले की प्रेस से कपड़े प्रेस आयरन करते हैं। अब वो अगर मान लो 5 किलो कोल खरीद के लेकर आते हैं तो वो प्रेस करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, फिर उनको दोबारा परचेज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दिन में ख़त्म हो गया और अगले दिन सुबह जैसे सोलर एनर्जी आती है फिर उससे रिचार्ज हो जाती है, तो ऐसे नहीं है कि वो कोयला जो जला हुआ है वो अगले दिन फिर से रिचार्ज हो गया, नया कोल बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोल यूज़ हो गया तो वो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट टाइम उनको दोबारा से कोल परचेज़ करना पड़ेगा और फिर उससे अपना आयरन करना पड़ेगा। अब पेट्रोल है, सबके पास व्हीकल है, स्कूटी कार सबके घर में है आज की डेट में। अब सब लोग पेट्रोल भरवाते हैं, फिर उसको रन देते हैं, चलाते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ समय के बाद उनका तेल ख़त्म हो जाता है, किसी का डीजल किसी का पेट्रोल। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि गाड़ी खड़ी है, आज पेट्रोल ख़त्म हो गया कोई बात नहीं, अगले दिन जब सुबह होगा तो ये रिचार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेट्रोल दोबारा जाके भरवाना पड़ता है। तो ये जो है कोल और पेट्रोलियम जहाँ से हम लेकर आते हैं वहाँ पर भी कहीं से सप्लाई होता है, और जो इसका मेन रिज़र्व है जहाँ से ये निकाले जाते हैं वहाँ पर भी लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है। जब वहाँ पर जहाँ से ये निकाले जाते हैं, अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जब वहाँ से इनका खजाना जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये दोबारा रिन्यू कई मिलियन ईयर्स के बाद होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे खजाना ख़त्म होने के बाद, वहाँ पे पूरा वो रिज़र्व ख़त्म होने के बाद में महीने 2 महीने में फिर से आ जाएगा, या चलो 1-2 साल रुको फिर वहाँ खजाना भर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको कि बनने के लिए कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी हाई है, लेकिन इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कंपैरेटिवली लो है। दे क्रिएट लॉट्स ऑफ पोल्यूशन। अब आप देखते ही हो अपना व्हीकल या कहीं कोयला जलता हुआ, तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत होता है। अब ये पॉल्यूशन क्यों है, पॉल्यूशन क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी जो कार्बन एमिशन रेट है वो बहुत हाई है, और जिसकी वजह से ये क्लीन रिसोर्सेज में बिल्कुल भी नहीं आते, ये कोई इको फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, बट दे आर थ्रेटनिंग टू द एनवायरनमेंट। आज हमें इनसे डर लगने लगा है कि हमारा एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, तो या हम ये सोचते हैं कि पॉल्यूशन में जिएं या इन रिसोर्सेज को यूज़ करना बंद कर दें। अगर हम पॉल्यूशन में जीना चाहते, अगर हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करना बंद करेंगे तो हम पॉल्यूशन में जिएंगे। अगर हम रिसोर्सेज को, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना बंद कर देते हैं तो फिर इनका सब्स्टिट्यूट कहाँ है? वो सब्स्टिट्यूट अभी तैयार नहीं है। पॉल्यूशन में जीने को हम राजी नहीं हैं और इनको हम लोग यूटिलाइज ज़्यादा कर रहे हैं। जितनी यूटिलिटी बनती है, जितने हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि एक ठीक बात नहीं है, उसको हमें नहीं करना चाहिए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, नेचुरल रिसोर्सेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स। फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, थर्ड नेशनल रिसोर्सेज, फोर्थ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि एक इंडिविजुअल के खुद के द्वारा ओन किया हुआ है, उसका खुद का रिसोर्स है, प्राइवेट रिसोर्स है। या आप इसको ये ऐसे समझो कि इंडिविजुअल का उस पर पूरा हक है और दूसरा कोई इंडिविजुअल या आपके नेबर या आपके रिलेटिव्स किसी का भी कोई हक नहीं है जिस रिसोर्स पे, उसको कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। अब मान लो आपकी कार है, आपने कार खरीदी है, तो वो सिर्फ आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, आपका प्राइवेटली ओन कार है, आपका अधिकार है, तो यह आपकी कार है। आपने घर खरीदा है, वो आपका प्राइवेट रिसोर्स है, इंडिविजुअल रिसोर्स है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है और किसी का नहीं। आपने कोई प्लॉट खरीदा तो वो भी आपका प्राइवेट रिसोर्स है, प्राइवेट इंडिविजुअल रिसोर्स है, आपका अधिकार है। तो इस ऐसे रिसोर्सेज जिन पे सिर्फ इंडिविजुअल का खुद का प्राइवेट अपना हक होता है, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। एंड कम्युनिटी ओन रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जो कि कम्युनिटी के द्वारा ओन किए गए हैं। यानी कि कम्युनिटी किससे बनती है? ग्रुप ऑफ पीपल से, यानी कि इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं। अब जो रिसोर्स कम्युनिटी ओन करेगा उस रिसोर्स पे उस कम्युनिटी के हर मेंबर का बराबर हक होगा।
अब मान लो किसी गांव में एक कुआं खोद दिया गया कि यहाँ से पानी भर लो। ऐसा नहीं है कि गांव का सरपंच जिसने वो कुआं खुदवाया है वही सिर्फ पानी भर सकता है। वो क्या है, कम्युनिटी ओन रिसोर्स है। गांव का हर परिवार का हर सदस्य उस कुएं में से पानी ले सकता है, यूज़ कर सकता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आपकी कॉलोनी में जो पार्क बने हुए हैं या प्लेग्राउंड बने हुए हैं, अगर वो आपकी कॉलोनी का जो एक हेड नियुक्त कर दिया जाता है, एक हेड बना दिया जाता है, अगर उसने परमिशन कहीं से ग्रांट करवा के वो पब्लिक पार्क या कॉलोनी का पार्क या प्लेग्राउंड बनवाया है किसी की गवर्नमेंट की हेल्प से, तो ये नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का जो फैमिली है वो पब्लिक पार्क में एंजॉय करेगी या प्लेग्राउंड में उन्हीं के बच्चे खेलेंगे। ऐसा नहीं है, ये कम्युनिटी ओन रिसोर्स है। बनवाया भले ही उन्होंने है, पर सारे मेंबर्स की सहमति से, सारे मेंबर्स का उसमें जो है हार्डवर्क लगा है और सारे मेंबर्स उसमें बैठ सकते हैं, पब्लिक पार्क में घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं, प्लेग्राउंड में उनके सभी के बच्चे खेल सकते हैं। तो ये कम्युनिटी ओन रिसोर्स है जिसमें कम्युनिटी के हर मेंबर पूरी तरीके से उस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। अब नेशनल रिसोर्सेज समझते हैं कि ये कौन से रिसोर्सेज होते हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि एक नेशन की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, और अगर किसी नेशन की ओशनिक बाउंड्री है तो ये उस बाउंड्री के 12 नॉटिकल माइल्स तक वाटर में जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो भी नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब गवर्नमेंट के पास ही लीगल राइट होता है कि अपनी ओशनिक बाउंड्री में उसका पूरा राइट होता है कि वो अपने सारे रिसोर्सेज वहाँ से यूटिलाइज कर सके या उनको डेवलप कर सके। अब ये नॉटिकल माइल्स, ये वर्ड में नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या है? जैसे हम लोग लैंड में डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, मीटर किलोमीटर में, वैसे ही पानी में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसके लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है वो है नॉटिकल माइल्स। अब 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 22.2 किलोमीटर एरिया, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 22.2 किलोमीटर्स। अब नेशनल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है? पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि जो हमारा ओशनिक बाउंड्री के अंदर आता है वो तो आपके हैं वाटर रिसोर्सेज जिन पे एक नेशन का हक होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर है वो सारे रिसोर्सेज नेशन के होते हैं, वेदर वो इंडिविजुअल रिसोर्स है चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स है। वो एक नेशन के पास लीगल पावर होती है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए या नेशन के जितने भी लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए कभी भी एक्वायर कर सकता है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है, यमुना हाईवे एक्सप्रेस बनाया गया था अभी कुछ सालों पहले। तो क्या हुआ कि वो जहाँ पर इस समय यमुना एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पर पहले किसानों के खेत हुआ करते थे। कुछ किसानों की वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी उनके खेत, कुछ किसानों की वो जो थी वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स था एक तरीके से, तो वो वहाँ पर खेती किया करते थे। जब गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट बनाया कि वहाँ पर ऐसे ऐसे यमुना हाईवे एक्सप्रेस बनेगा, उसके फ़ायदे क्या थे कि वो डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, तो उनको वहाँ के लोगों को समझाया गया कि पहले वहाँ के लोग समझ जाएं कि ये प्रोजेक्ट कैसे है, ताकि नेशन फिर उस जगह को, उस इंडिविजुअल और कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज को एक्वायर कर लेगा और उसके बाद में उसको नेशनल रिसोर्स बना देगा उस जगह को। तो वहाँ के लोगों को ये बात समझ में आया कि हाँ ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बेनिफिशियल है, ये हमारे वेलफेयर के लिए है। तो किसानों को सरकार ने उनके खेतों के रेट दे दिए उस समय जो उसकी ज़मीन थी, और किसान भी सारे एग्री थे वहाँ के जिनके खेत थे। तो इस तरीके से वो खेत बेच दिए गए उनके द्वारा और हमारी गवर्नमेंट ने, नेशन ने खरीद लिए और वहाँ पर फाइनली यमुना हाईवे एक्सप्रेस बना दिया गया। तो वो एक अब नेशनल रिसोर्स बन गया है। जितने भी रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, रेलवेज़ हैं, ये सारे के सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। अब इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? अब इसको समझते हैं कि इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जो कि किसी भी कंट्री का कोई भी कंट्री इंडिविजुअली अपना हक नहीं जिन रिसोर्सेज पे जमा सकती, वो सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हो तो हर कंट्री की अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री है, तो वहाँ तो वो उनका अपना हक है।
लेकिन वो सारे कंट्रीज़ के अलावा जो हम ब्लू एरिया देखते हैं वो है ओशनिक एरिया, उसमें कहीं बाउंड्री नहीं दिखती है। तो ये जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं ये बेसिकली ओशनिक एरिया से रिलेट करता है कि जो कंट्री के लैंड बाउंड्री या कोस्ट लाइन बाउंड्री को अगर ओशियन टच करता है तो ओशियन की 12 नॉटिकल माइल्स तक तो उसके नेशनल रिसोर्सेज हैं, फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो EEZ जोन एरिया है, दैट इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके बाद का जो एरिया है यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, 200 नॉटिकल माइल्स कितने इज़ इक्वल टू 370 किलोमीटर्स। अब जो नेशन की लैंड बाउंड्री से लेकर पानी के अंदर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल सीधा सीधा डिस्टेंस ले लिया जाए, लैंड बाउंड्री से लेके 370 किलोमीटर यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है वो तो EEZ जोन है। अब इस EEZ जोन के बाद जो एरिया आता है वो है ओपन ओशियन। उस ओपन ओशियन में किसी भी कंट्री का इंडिविजुअल राइट नहीं है कि वहाँ के जो मौजूद रिसोर्सेज हैं उनको वो ले सके। उस ओपन एशियन में, ओपन ओशियनिक एरिया में वो कुछ भी काम कर सके। अब अगर किसी, मान लो अपना इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया की जो ओशियनिक बाउंड्री है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक है अपना कोस्ट लाइन से लेकर। अगर पानी में अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो ठीक जो है 22.2 किलोमीटर है, 12 नॉटिकल माइल्स तक अपना एरिया है, और 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा EEZ जोन है। अब 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो एरिया है वहाँ पर हमारे कंट्री के पास तो राइट है कि हम इंडियन ओशियनिक बेड से मैग्नीज नोड्यूल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पर कुछ कंट्रीज़, मैक्सिमम कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके पास EEZ जोन के बाद जो ओपन ओशियनिक एरिया है वहाँ से वो कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ भी तरीके की हरकत नहीं कर सकते, वहाँ से कोई रिसोर्स नहीं ले सकते। इन केस उनको वहाँ से उस ओपन ओशियनिक एरिया में कोई रिसोर्स की ज़रूरत है, कुछ हरकत करनी है, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करनी है, जाना है वहाँ पर, तो दे हैव टू टेक परमिशन of international institutions, otherwise they are not at all allowed। तो ये है international resources। Now on the basis of the status of development, natural resources are further divided into 4 subdivisions. These are potential resources, developed resources, stock and reserve। पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज को हम इस तरीके से समझते हैं कि ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इनकी क्वांटिटी बहुत है, अबंडेंस में है, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज अप टू देयर फुल पोटेंशियल, फुल कैपेसिटी। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आपकी NCERT बुक में भी दिया हुआ है। राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है इन प्लेंटी। तो अब वहाँ पे वैसे तो सोलर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, सोलर पार्क बने हुए हैं बड़े बड़े सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए। ऐसी विंड एनर्जी, विंड मिल पार्क बने हुए हैं, विंड मिल्स के थ्रू विंड एनर्जीज़ को यूज़ किया जाता है। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हैं वो। लेकिन फिर भी राजस्थान जैसे एरिया में सोलर एनर्जी, गुजरात जैसे एरिया में विंड एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि हम उसका शायद 5 to 10% ही यूज़ कर पा रहे हैं अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सहारे। बाकी जो 90 to 95% पड़ी हुई है वो वेस्ट है एक तरीके से। तो अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हम उसकी पूरी की पूरी रिसोर्स को अपने पास एनर्जी में रिसोर्स को पूरे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। अब एक और एग्जांपल है, ये माना गया है, अभी रिसेंट जो न्यूज़ आ रही है कि कुवैत में पेट्रोलियम के बड़े बड़े खजाने, काफ़ी बड़े बड़े रिजर्व हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत मिली हैं, बहुत ज़्यादा एबंडेंस में पाई गई हैं। तो वो ये मान रहे हैं कि यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे बड़े बड़े कुएँ मिल जाएंगे। लेकिन ये तब तक पोटेंशियल रिसोर्स है जब तक कि वो पेट्रोलियम को हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर लेते, तब तक ये पेट्रोलियम एक पोटेंशियल रिसोर्स माना जाएगा। अब यूरेनियम है लद्दाख में, ये एक न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है। यूरेनियम इतनी ज़्यादा मात्रा में है लद्दाख में
कि जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो अगेन वही वाला हाल है जो राजस्थान और गुजरात में है। हम यूज़ कर तो रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, यूरेनियम को निकालने में, फर्दर न्यूक्लियर प्लांट्स में इसको यूज़ करने के लिए, लेकिन अगेन ये वो मटेरियल जो यूरेनियम मटेरियल है वो हम उसके फुल पोटेंशियल तक यूज़ नहीं कर पा रहे। सो ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कहीं हद तक काफ़ी कम पड़ जाती है कि उस चीज़ को हम पूरी तरीके से रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। उनको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज़ डेवलप रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनका सर्वे हम कर चुके हैं, जिनकी इन्वेंट्री डिटेल हम बना चुके हैं, जो कि क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली पूरा उनका डाटा बन चुका है कि कितना क्वांटिटी, कितने अमाउंट, कैसी क्वालिटी का रिसोर्स हमारी धरती में किस किस जगह पर है, और उसको हम उसके फुल पोटेंशियल तक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल है कोल। अब नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अब देखो जो बॉम्बे साइड में है, बॉम्बे हाई वगैरह, तो यहाँ पर या असम रीजन में यहाँ पे जो पेट्रोलियम है ये डेवलप रिसोर्स में आता है। लेकिन अभी पीछे कुछ सालों में हमें पता चला कि मणिपुर में भी काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम के खजाने हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एस्टीमेट है पेट्रोलियम का। लेकिन जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक वो पोटेंशियल रिसोर्सेज में है। जब उसकी इन्वेंट्री डिटेल बन के हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, हम उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे, तब वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो आ जाएगा डेवलप्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में। नेक्स्ट इज रिजर्व रिसोर्सेज। अब द वर्ड रिजर्व इट्सेल्फ हमें कुछ समझाता है। रिजर्व का मतलब हम काफ़ी सारी चीज़ें अपनी नेक्स्ट फ्यूचर के लिए संभाल कर रखते हैं, उनको कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं रिजर्व। तो ये रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास उनको एक्सेस करने के लिए, उनको हाल फिलहाल हम यूज़ भी कर रहे हैं, पर हम उनका जुडिशियस यूज़ कर रहे हैं, उनको कंजर्व कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर। रिजर्व्स जो हैं वो रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक एक्चुअली। अब एग्जाम्पल है फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट हैं हमारे देश में, आपको काफ़ी अच्छे से पता भी है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनमें जो पेड़ हैं उनकी जो जेनेटिक ओरिजिनल जेनेटिक क्वालिटीज़ के साथ उनको रिजर्व रखा गया है। ऐसे ही पानी के हमारे पास काफ़ी सारे रिजर्व्स हैं। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि जब हम इस जनरेशन को भी यूज़ करना है, फर्दर फ्यूचर जनरेशन भी इनको यूज़ कर सके, साथ ही साथ हम एनवायरनमेंट को बिना डिस्टर्ब करे हम ये सारा काम कर सकें। ऐसा नहीं कि पहले हम एनवायरनमेंट को पूरा नुकसान कर दें और फिर हम रिज़र्व क्रिएट करें, ये काम गलत है। तो अब जो ये वर्ड रिज़र्व है, ये रिज़र्व इटसेल्फ इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि हम लोग करंट जिस सिचुएशन में रह रहे हैं उसी सिचुएशन में हम अपने रिसोर्सेज को जुडिशली यूज़ करते हुए ऐसे रिसोर्सेज को जिनकी हमें ये लगता है कि हाँ ये फ्यूचर में हमारी नेक्स्ट जनरेशन या उसके और आगे आने वाली जनरेशन को भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आज ही संभाल कर हमें यूज़ करना चाहिए। तो वो हम कर रहे हैं और हमने फ्यूचर के लिए रिज़र्व करके रखा हुआ है। अब एक एग्ज़ाम्पल है अपनी कंट्री का, तो हमने ले ही लिया, यूएसए का ले लेते हैं। यूएसए के पास बहुत अच्छे रिज़र्व हैं ऑयल और गैस के, बट उसने क्या किया, उनको रिज़र्व ही बना कर रखा है। स्टिल आज की डेट में वो इंपोर्ट करता है ऑयल एंड गैस और अपने रिज़र्व्स को वो फ्यूचर यूज़ के लिए रख रहा है। अब जैसे आज की सिचुएशन आप देखो तो ये जो ऐसी कंडीशन है, इससे ज़्यादा अगर कभी क्राइसिस आ जाती है, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भी यूएसए के जो हैं, यूएसए को बाहर से इंपोर्ट करने को ना मिले, कोई इसको ऑयल या गैस के स्टॉक्स ना दे और ये इंपोर्ट ना कर पाए, तो क्या होगा, यूएसए अपने रिज़र्व्स को यूज़ करना शुरू करेगा। और मान लो किसी और कंट्री के पास ऑयल और गैस के स्टॉक रिज़र्व्स ख़त्म होते चले जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, यूएसए उसको उस कंट्री, जब वो कंट्री इसको अप्रोच करेगी यूएसए को कि हमें ऑयल की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, नेचुरल गैस की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, उससे प्रॉफिट कमाएगा। जितने में बेचना है उससे ज़्यादा कॉस्ट में बेचकर उससे भी प्रॉफिट कमाएगा और अपने देश को भी वो
दूसरों से अपने देश को भी वो उस किल्लत में जब उसके पास कमी होगी तो वो प्रोवाइड कर सकेगा। तो इस तरीके से यूएसए भी एक ऐसा कंट्री है जो कि हम रिजर्व्स के एग्जाम्पल में उसको काउंट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्टॉक। स्टॉक अगेन दिस वर्ड इटसेल्फ एलेबोरेट्स इट्स मीनिंग कि स्टॉक है क्या चीज़। स्टॉक का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ थिंग्स, वैरायटी ऑफ थिंग्स, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी गई हों, जमा करके रख दी गई हों, तो उसको उस जगह को हम क्या कहते हैं? ये स्टॉक है। ठीक है। अब these are those resources which have the potential to satisfy human needs but we do not have appropriate technology to use them। अब इन resources ये हैं तो हमारे environment में ये resources काफ़ी मात्रा में, लेकिन हमें ये भी नहीं पता ये resources की क्या क्वालिटी है या एक्चुअल में ये resources क्या हैं, या अगर और साथ में इनकी क्वांटिटी कितनी है, कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, कुछ नहीं पता है, क्योंकि जो स्टॉक रिसोर्सेज हैं उनके लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही नहीं है। वी आर टेक्नोलॉजिकली डेफिशिएंट इन दिस। तो जिन रिसोर्सेज को हम अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं वो सारे रिसोर्सेज स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल विच इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो वाटर एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो उसमें गैसेस हैं, 2 इनफ्लेमेबल गैसेस। तो अब ये दोनों गैसेस एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाइड्रोजन तो बहुत रिच सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, बट वी आर टेक्नोलॉजिकली डेफिशिएंट कि हम इस पानी में से हाइड्रोजन को अलग कर सकें और इसको एक एनर्जी रिसोर्स की तरह, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह उसको यूज़ कर सकें। ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम घर बैठ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं और फिर पानी बना रहे हैं। कोई ऐसी टेक्निक ऐसा भी नहीं है। ये एक कुदरती देन है, ये नेचर की गिफ्ट है हमारे लिए। वो ऑटोमेटिकली रिन्यू होती है और ऑटोमेटिकली बनता है। हम में से कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, आज तक कोई प्लांट नहीं लगाया गया जहाँ पर पानी बन रहा है। नहीं, पानी नेचर का गिफ्ट है और वो उसको हम उस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं, बट हम अवेलेबल नहीं कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं। और पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना के लिए भी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। सेकंड इज़ स्काई पावर। स्काई पावर क्या है कि जब आंधी तूफान चलता है, बारिश के मौसम में आपने देखा है आसमान में बिजली कड़कती है। वो जो बिजली कड़कती है उसमें वो इतनी ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है कि ये माना जाता है कि जितनी उससे एनर्जी निकलती है वो मिला के हमारे सारे रिसोर्सेज की एनर्जी उसके आगे फेल है। इतनी ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बिजली। लेकिन अगेन हियर वी आर टेक्नोलॉजिकली डेफिशिएंट। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस आसमान में बिजली, कड़कती हुई बिजली को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सके किसी भी तरह। एक और एग्जांपल देते हैं। स्टॉक हमारे पास पानी का भी बहुत सारा है। जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी एग्जांपल लिए कि हम ये गैसेस अलग नहीं कर सकते, लेकिन हम पानी के ही स्टॉक को अभी तक धरती पे जो 71 या कहीं मैंने पढ़ा भी है कि 73% वाटर है। तो अगर इतना पानी है तो हम हमेशा हाई क्यों करते हैं कि भी पानी ख़त्म हो रहा है, सेव वाटर सेव लाइफ। और हम कैंपेन भी कर रहे हैं आजकल, सेव वाटर सेव लाइफ। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम जो वाटर है, परसेंटेज ऑफ वाटर दैट इज़ अवेलेबल इन ओशन ओनली। और जो ओशनिक वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारे डेली यूज़ में नहीं आता। उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है। वो उसमें जो है एल्कलाइन, उसकी जो सैलिनिटी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या है कि उस ओशनिक वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए, डेली यूज़ में लाने के लिए भी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर हम ये बोलते हैं कि हाँ, हम ओशनिक पानी को ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी अगर है कहीं पर तो आज वो रूडिमेंट्री लेवल पे है, वो कोई कॉमन लेवल पे नहीं है। कॉमन लेवल पे जब वो आएगी तब हम देखेंगे, तब हम मानेंगे कि वो पानी जो है वो स्टॉक नहीं है, फिर वो हमारे डेली यूज़ में आ जाएगा। वो हम उसको फिर उसकी ड्रिंकिंग वाटर बनाएंगे और वो जो ओशनिक वाटर है वो स्टॉक की कैटेगरी में से हट जाएगा।
So this is all about the classification of natural resources. I hope you understand well. So now let's move to the resource planning. अब हम resources को use तो करते हैं, पर रिसोर्स किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करने से पहले उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. अब हमने इतने टाइप के इतनी डिविजन्स पढ़ ली हैं, तो अब हमें ये पता चल गया है कि काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ हम टेक्नोलॉजिकली डेफिशिएंट हैं, या काफ़ी सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना है संभाल के, और हम करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको संभाल रहे हैं, रिजर्व्स के तौर पे रख रहे हैं. कुछ हमारे पर्सनल हैं, कुछ नेशन के हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ बायोटिक हैं, एबायोटिक है, कुछ रिन्यू हो जाते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. तो ये सब पढ़ने के बाद एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों ना हम रिसोर्स प्लानिंग कर लें. अगर हम प्लान तरीके से चलेंगे तो रिसोर्सेज को हम आज भी यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हमारी फ्यूचर जनरेशन भी कर सकती है, और ये कभी डिप्लीट नहीं होंगे, और उसके आगे फिर ये फर्दर हर जनरेशन यूज़ कर सकती है. तो अब रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाए. अब जो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग, ये हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक स्टडी करेंगे. टिल देन आपको जितना आज की क्लास में मैंने ये चैप्टर कवर किया है, पढ़ाया है, आप जस्ट इसको रिवाइज करें. जस्ट गो थ्रू all the topics nicely, and if you have any query you can ask anytime, any day.